टास्क मास्टर के लास्ट एपिसोड के अंदर मैंने देखा था कि टास्क मास्टर वहां पे उस लड़की मर्सीडीज के साथ अलग अलग जगहों के ऊपर जा रहा है ताकि वो अपनी उन मेमोरीज को याद कर सके जो कि उसके दिमाग का हिस्सा तो है लेकिन वो इसको एक्सेस नहीं कर पा रहा है। और इसी तरह हम देखते हैं कि जब वो मर्सीडीज के साथ वो अलग अलग जगहों पे जा रहा होता है तो तब जाके हमें ये बात रिवील होती है कि मर्सीडीज दरअसल एक तरह की एजेंट है जो कि टास्क मास्टर को यहाँ से वहां लेके जा रही है और उसके ऊपर नजर रख रही है। और वो यहाँ पे किसी और के लिए काम नहीं कर रही होती बल्कि निक फ्यूरी के लिए काम कर रही होती है। तो अब आगे और इसी तरह हम लोग यहाँ से अपनी अगली लोकेशन के ऊपर शिफ्ट होते हैं जहाँ पे वो लोग जा रहे थे जिसका नाम बोलिविया एंडेज होता है। और वहीं से वो कहता है कि मुझे लगता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो मर्सीडीज बोलती है कि ओ प्लीज अब ये सारी की सारी क्रीपी बातें मेरे सामने मत शुरू कर दो। तो टास्क मास्टर बोलता है कि नहीं सीरियसली, मतलब मैं जब से तुम्हारे साथ घूमना शुरू हुआ हूँ और मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे बारे में कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज भूल रहा हूँ और इससे पहले कि मैं ये बात भी भूल जाऊँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो क्यों ना मैं तुम्हें ये बात अभी ही बता देता हूँ। मुझे लगता है कि हम दोनों के बीच एक तरह का कनेक्शन है जो कि बहुत ही ज्यादा डीपर है जिसको मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तो वहीं से मर्सीडीज बोलती है कि देखो मैं वो पहली औरत हूँ, पता नहीं ना जाने कितने सालों के अंदर तुमने उससे पहली बार इतनी ज्यादा बात करी है और अब तुम्हें वाकई में ऐसा लग रहा है कि तुम मुझसे अट्रैक्टेड हो और इसलिए तुम ये सारी की सारी बातें कर रहे हो। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें ज्यादा इमोशनल होने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में और भी इस तरह की लड़कियां आएंगी और तुम उनसे भी इसी तरह से बात करोगे ही। और मेरे ख्याल से हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए ताकि हम लोग जो है जल्द से जल्द आगे पहुंच सकें और देख सकें कि आखिरकार ये और हमसे आखिरकार चाहता क्या है और उसका प्लान क्या है। तो वहीं से टास्क मास्टर बोलता है कि नहीं, मेरे जैसे आदमी की कंडीशन के साथ वो जो है हमेशा अपने इंस्टिंक्ट के साथ जाता है और मेरे इंस्टिंक्ट मुझे यही बता रहे हैं कि यहाँ पे कुछ ना कुछ बहुत ही ज्यादा मैस्ड अप है। तो मर्सीडीज बोलती है कि देखा देयर यू गो, मैं बोल रही थी कि हमारा एक साथ कोई कनेक्शन है कि नहीं, लेकिन अगले पल मर्सीडीज वहां पे उस नीचे टाउन की तरफ देखती है और बोलती है कि ओ तो तुम इसको देख के बोल रहे थे ना, तभी मैं कहूँ तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो। और अगले पल हम देखते हैं कि उस पूरे के पूरे टाउन के अंदर हमें एक बहुत बड़ा सा नाजी सिंबल नजर आता है और ये देख के आप वो समझ गए कि ये पूरे के पूरे टाउन के अंदर सारे के सारे नाजी लोग रहते हैं। और इसी तरह हम देखते हैं कि वहां पे एक आदमी मशीन गन के ऊपर बैठा हुआ होता है और वो सीधा उनके ऊपर गोलियां बरसाना शुरू करता है। तो वहीं से टास्क मास्टर की फौरन से कैप्टन अमेरिका वाली मसल मेमोरी जागती है और उसको नीचे करते हुए बोलता है कि मर्सीडीज फौरन से नीचे झुको। लगता है कि अब उन सारे के सारे मूव्स को मुझे इस्तेमाल करना ही पड़ेगा जो कि इतने टाइम से मैं अपनी मेमोरी के अंदर संभाल के रखा हुआ था। और इसी तरह अगले पल वो उस पूरी की पूरी मशीन गन को डॉज करते हुए आगे बढ़ रहा होता है और वो वहां पे द डिस्ट्रॉयर के जो है बेसिकली सारे के सारे एक्रोबैटिक मूव्स का इस्तेमाल करते हुए उनको डॉज करता है। और इस तरह वो ब्लेजिंग स्कल यानी कि यहाँ पे गोस्ट राइडर की तरह जबरदस्त तरीके से उसको उछल के एक पंच मारता है। लेकिन वहीं से टास्क मास्टर उसको पकड़कर कहता है क्या हमारा ये दिन वियर्ड से वियर्डर होते जा रहा है, मतलब जरा इसकी तरफ तो देखो। और हम देखते हैं कि वहां पे वो उस आदमी को पकड़ते तो वो बिल्कुल दिखने में जो है हमें हिटलर की तरह नजर आ रहा है और ये बिल्कुल एक तरह का नाजी नजर आ रहा है। लेकिन इसी तरह हम देखते हैं कि इससे पहले कि वो उससे कुछ ज्यादा पूछताछ कर सकें कि यहाँ पे क्या चल रहा है और क्या हो रहा है, अगले पल उस टाउन के और भी सारे के सारे लोग निकलते हैं और वो सब उसके ऊपर अंधाधुंध गोलियां करना शुरू करते हैं और वो कहते हैं कि डाई अमेरिकन स्वाइन। और अगर आप गौर करेंगे तो आपको वो सारे के सारे लोग बिल्कुल हमें जो यहाँ पे हिटलर की तरह ही नजर आ रही हैं। लेकिन इतनी देर में वहां पे एक दरवाजा खुलता है, एक आदमी बोलता है कि फौरन से अंदर आओ मेरे दोस्तों, तुम्हें अंदर आ जाना चाहिए। तो वहीं से टास्क मास्टर बोलता है कि बहुत शुक्रिया तुम्हारी मदद के लिए। तो कहता है कि नहीं नहीं शुक्रिया की कोई बात नहीं है, हम फॉरेनर्स को अपने घर में वेलकम करते हैं वो भी कुछ रीजंस के लिए, हम बिना रीजन के कुछ नहीं करते। और अगले पल हम देखते हैं कि वो पूरी की पूरी फैमिली जो है उन सब की बेसिकली मुंह पे मूछें आई हुई हैं, वो सब बिल्कुल दिखने में जो है यहाँ पे हिटलर की तरह नजर आ रहे हैं। और वो कहता है कि हम लोगों का यहाँ पे सारी की सारी और एफर्ट करने का राज यही है कि हम लोग जो है बहुत तेजी से बढ़ते जा रहे हैं और हमें दूसरी जगहों की जरूरत है जहाँ पे हम अपनी पॉपुलेशन को शिफ्ट कर सकें। तो अगर तुम यहाँ पे हमारे साथ ब्रीड करने की ना कोशिश करो तो तब तक तुम यहाँ पे वेलकम हो, और उसके बदले में अगर तुम हमें कुछ छोटी सी जगह दिला दो और हमारी मदद करो इस पूरी की पूरी वॉर के अंदर तो उसके बदले में हम तुम्हें अपनी फैमिली का पार्ट बना सकते हैं, तुम्हें एक छोटी सी जमीन दे सकते हैं जहाँ पे तुम अपनी खेती बाड़ी करके अपना घर बसा सकते हो। लेकिन वही टास्क मास्टर बोलता है कि ये सब कैसी की बातें कर रहे हो तुम, लेकिन बहुत शुक्रिया तुम्हारा, तुम काफी ज्यादा जेनरस नजर आ रही हो। ये आखिरकार कौन सी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, ये स्पेनिश तो नहीं है, एक इंडियन डायलेक्ट इसके अंदर नजर आ रहा है। तो वहीं से टास्क मास्टर बोलता है कि नहीं ये जर्मन है, बावारियन एक्सेंट, ये जो है पासाओ के करीब एक छोटे से गांव के अंदर इस तरह का एक्सेंट पाया जाता है जहां तक मेरा अंदाजा है। तो वहीं से मर्सीडीज बोलती है कि देखा तुमने, मुझे यही बात तुम्हारी समझ में नहीं आ रही, किस तरीके से तुम इंस्टेंटली सारे के सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स को रिकॉल कर लेते हो जो कि एक आम आदमी के लिए भी याद रखना बहुत ज्यादा पेचीदा है, लेकिन तुम्हें अपनी वाइफ का नाम तक याद नहीं है और तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि तुम्हारी शादी हुई भी है कि नहीं। इसे टास्क मास्टर बोलता है कि ब्रेन मैप्स जो है वो बहुत सारे डिफरेंट काइंड ऑफ मेमोरीज को अपने अंदर डिफरेंट तरह से स्टोर करते हैं। जिस बारे में तुम यहाँ पे बात करने की कोशिश कर रही हो वो एक लाइफ नैरेटिव है कि तुम बचपन में अपने स्कूल जाया करते थे, तुम्हारे पेरेंट्स कौन हुआ करते थे और इस तरह की दूसरी चीजें जिसको कहते हैं एक्सप्लिक्ट मेमोरी। लेकिन जो मेरे सारे के सारे फोटोग्राफिक रिफ्लेक्सेस हैं वो जो है एक इम्प्लिक्ट मेमोरी की तरह काम करते हैं। मैं उस पूरी की पूरी जर्मन क्लास के अंदर कभी बैठा हूँ और मैंने सारे के सारे एक्सेंट्स के बारे में सीखा होगा, वो मेरा एक एक्सप्लिक्ट मेमोरी का स्पेसिफिक एक्सपीरियंस है। लेकिन वो सारी की सारी नॉलेज, वो एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज जो कि उस पूरी की पूरी एक्सप्लिक्ट मेमोरी के अंदर मौजूद थी, मैं उसको जो है एक इम्प्लिक्ट मेमोरी की तरह लेता हूँ
और इसी तरह मेरी सारी की सारी फिजिकल स्किल्स और ट्रेनिंग के लिए भी जाती है। जिस तरह अब मैंने अचानक से जैसे इसको पेंटिंग करते हुए देखा तो मैं इस बात को जान चुका हूँ कि मुझे भी पेंटिंग करना आती है, और मैं इस वक्त ये भी जानता हूँ कि ये यहाँ पे विनिया को पेंट करने की कोशिश कर रही है। लेकिन मैं तुम्हें ये नहीं बता सकता हूँ कि मैं आखिरी बार वीना के अंदर गया कब था, या फिर मैं अपनी सारी जिंदगी में कभी उस जगह के ऊपर गया हूँ कि नहीं, लेकिन इस पेंटिंग को देख के मैं बता पा रहा हूँ कि ये वही जगह है। तो वहीं से मर्सिडीज उसकी पेंटिंग की तरफ आती है और वो पूछती क्या सच में ये वही कर रही थी। तो वहीं से टास्क मास्टर बोलता है कि इसके ऊपर हम शक कर सकते हैं। लेकिन अगले बार वो आदमी बोलता है कि माय फ्रेंड आओ मेरी तरफ, मैं तुम्हें बताता हूँ कि हमने किस तरीके से एक ब्रिलियंट स्ट्रेटजी को यहाँ पे चला हुआ है। फॉर द लास्ट 3 इयर्स मैंने अपने पूरे के पूरे घर को बाकी सारे के सारे लोगों से बचा के रखा हुआ है और हमने यहाँ पे कंसंट्रेटेड एक कैंप बना लिया है। लेकिन अब जैसा कि तुम यहाँ पे आ चुके हो तो मेरे पास वो सारी की सारी ट्रूप्स आ चुकी हैं जो कि इसको और ज़्यादा स्ट्रेंथन कर सकती हैं, और हम ईस्टर्न फ्रंट की तरफ से भी आगे चढ़ाई कर सकते हैं दूसरी जगहों को हथियाने के लिए। और हम लोग इस सब की शुरुआत करेंगे विंटर्स के मिडिल के अंदर। तब वो लोग जो है हमें बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि हम उनकी जगहों को घेरने के लिए आ रहे हैं। लेकिन अगली बार हम देखते हैं कि वहाँ पे वो जो बाकी के सारे लोग होते हैं दूसरे नाजीज, वो यहाँ पे आते हैं और उसके ऊपर अटैक करना शुरू करते हैं और बोलते हैं कि उसको फौरन से हमारे हवाले कर दो, उसको हमने पकड़ा था। लेकिन वो बोलता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझसे गद्दारी करी, हम लोगों के बीच में एक पैक्ट हुआ था कि हम लोग एक दूसरे के ऊपर अटैक नहीं करेंगे। लेकिन वहीं से मर्सिडीज बोलती है क्या हमें भागना चाहिए? टास्क मास्टर बोलता है कि हाँ भाई भागो, और इस तरह हम देखते हैं कि उस पूरी की पूरी लड़ाई के बीच में वो दोनों भागना शुरू करते हैं। तो वहीं से मर्सिडीज बोलती है कि वॉल टू वॉल क्रेजीनेस चल रही है इस पूरे के पूरे कैसल और हमारे बीच में, लेकिन तुम्हारे दिमाग की मेमोरीज तुम्हें यही बता रही है कि तुम्हें उस कैसल के अंदर जाना है। क्या मैंने ठीक कहा? तो टास्क मास्टर बोलता है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है, हम वहां तक जाने का एक ऑल्टरनेटिव रूट भी ले सकते हैं। और इसी तरह हम देखते हैं कि टास्क मास्टर और मर्सिडीज वहां से उस कैसल की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे बेसिकली एक जगह के ऊपर हम देखते हैं कि कैप्टन स्टीव रॉजर्स जो है वो बेसिकली क्राइम सीन के ऊपर पहुंचते हैं। लेकिन वहीं पे जो आदमी मौजूद होता है वो कहता है कि मैं आपको जानता हूँ बहुत अच्छे तरीके से स्टीव रॉजर्स, लेकिन आप मुझे माफ कीजिएगा कि आज मैं आपके यहाँ पे चमचागिरी नहीं करने वाला हूँ। रोलेंस 117%, दिस इज माई क्राइम सीन। आप यहाँ पे मेरे सिर्फ एक गेस्ट हैं, तो आप मेरी इज्जत कीजिए और मुझसे सलूट को एक्सपेक्ट बिल्कुल भी मत कीजिएगा, और इसके जरिए मैं आपको लात मार के यहाँ से बाहर नहीं निकालूंगा। तो बताइए कि आखिरकार आपका यहाँ आने का क्या मकसद है? तो इसे स्टीव रॉजर्स बोलते हैं कि आप बिल्कुल सही ठीक कह रहे हैं डिटेक्टिव, और मैं आपको यहाँ पे बिल्कुल भी तंग करने के लिए नहीं आया हूँ, और प्रोबेबली शायद मुझे यहाँ पे आपको सलूट करना चाहिए क्योंकि आपका रैंक इस वक्त मुझसे ज्यादा है। तो वहीं से वो कहते हैं कि मुझे लगा था कि तुम एक कैप्टन हो, वो सिर्फ एक ऑनरी थिंग की, ना कि वो मेरी कोई पोजीशन थी। इसे वो पूछते हैं तो मुझे बताइए कि आखिरकार ऐसा यहाँ पे क्या मौजूद है जिसके बारे में हमें नहीं पता। हम यहाँ पे मल्टीपल होमिसाइड्स को देख सकते हैं, यहाँ पे अलग अलग लोग जो हैं वो अलग अलग कपड़ों और जंपसूट्स के अंदर मौजूद है, जो कि 15 डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से हमें नजर आ रही हैं, जो कि देखा जाए तो हमारी टेररिस्ट वॉच लिस्ट के अंदर काफी ज्यादा ऊपर आते हैं। और ऐसा लग रहा है कि वो यहाँ पे सिर्फ एक ही आदमी को पकड़ने के लिए आए थे जिसको टास्क मास्टर के नाम से रेफर किया जाता है। यहीं से स्टीव रॉजर्स बोलते हैं कि मेरा इंटरेस्ट उसके अंदर बहुत ज्यादा है क्योंकि वो एक ऐसा इंसान है जो कि एवेंजर्स को काफी बार जो है नुकसान पहुंचा सका है, और जब से सीज ऑफ एसगार्ड खत्म हुई तब से वो वहां से भागा हुआ है, और उसके बारे में मैं उसको पकड़ने के लिए बहुत ज्यादा बेताब हूँ और उसको फॉलो करते हुए आ रहा हूँ। लेकिन अब उसके सारे के सारे सुराग मुझे यहाँ तक ले आए हैं। लेकिन वहीं से वो डिटेक्टिव बोलते हैं कि मेरे पास हमारा यहाँ पे एक म्यूचुअल फ्रेंड मौजूद है जो कि इसके ऊपर आपसे बात करना बहुत अच्छे तरीके से चाहेगा। कर्नल क्या आप बात करना चाहेंगे? और हम देखते हैं कि अगले बार यहाँ पे बेसिकली कोई और नहीं बल्कि निक फ्यूरी बैठे होते हैं और कहते हैं इसके आगे से मैं संभाल लूंगा सार्जेंट रॉलिंस, आप जा सकते हैं। और वहीं से स्टीव बोलते हैं कि निक आखिरकार तुम्हें यहाँ पे आने की किसने इजाजत दी? तो निक फ्यूरी बोलता है कि आओ बैठो स्टीव, मैं यहाँ पे आज तुम्हें एक ऑपरेशन के बारे में बताना चाहता हूँ। ये जो तस्वीर तुम देख रहे हो इसका नाम बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से है जिसको मैं प्रोनाउंस नहीं कर सकता हूँ, तो आप लोग खुद इसको पढ़ लीजिएगा। और वो कहते हैं कि इसका नाम आई गेस तुम्हारे लिए कोई ज़्यादा मायने नहीं रखता होगा, लेकिन ये आदमी तुम्हारे लिए ज़रूर मायने रखता होगा। ये वन ऑफ द चीफ मेडिकल ऑफिसर था जो कि ब्रिक्वी कैंप के अंदर मौजूद था, और इसने जो है सुपर सोलर, इस आदमी ने एक करप्टेड सुपर सोलर सीरम बनाया था, और उसके जरिए जैसा कि तुम्हारे मास्टरमैन, तुम्हारी वॉरियर वुमेन, इस तरह के लोगों के ऊपर ये काम किया करता था। आफ्टर द फॉल ऑफ बर्लिन पूरी की पूरी ओडिशा जो कि ऑर्गेनाइजेशन थी उसको सारे के सारे लोगों ने एसएस के मेंबर्स के साथ मिलकर बोलीविया के अंदर स्मगल करके उसको एक छोटी सी फैसिलिटी दे दी। उनके पास उस वक्त बहुत ही ज्यादा गोल्ड वगैरह मौजूद था, और उन्होंने वहां पे बिल्कुल ठीक उसी तरह के कैसल का रेप्लिका खड़ा कर दिया जिसके अंदर वो पहले काम किया करता था, ताकि वो अपनी सारी की सारी रिसर्च वगैरह को यहाँ पे कंटिन्यू रख सके। मैं जानता हूँ कि इसके ऊपर बिलीव करना थोड़ा सा मुश्किल है। और इसी तरह हम देखते हैं कि जब यहाँ पे निक फ्यूरी ये सारी की सारी बातें स्टीव रॉजर्स को बता रहे हैं, तो साथ साथ हम देखते हैं कि यहाँ पे टास्क मास्टर और मर्सिडीज बेसिकली एक तरह की गुफा के अंदर घुस चुके हैं जो कि इसी कैसल के अंदर मौजूद है। और वो कहता है कि ये सारी की सारी अंडरग्राउंड स्ट्रीम्स, मुझे ऐसा लगता है कि ये किसी ना किसी बड़ी चीज से जुड़ी हुई हैं। और इसी तरह वो लोग वहाँ पे आगे बढ़ रहे होते हैं, और साथ में स्टीव रॉजर्स बताते हैं कि ओडिशा ने इस पूरी की पूरी जगह को रेंट आउट कर दिया और यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के दुनिया भर के किलर्स को भर्ती करना शुरू करा, जिसके अंदर इजिप्शियन, स्पेनिश, सारे के सारे लोग मौजूद थे। और बाय द टाइम जब मैं शील्ड का हेड बना और मुझे इन सारी की सारी बातों के बारे में पता चला, तो तब तक ये पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन जो है बैरन वॉन स्ट्रकर की मदद कर रही थी, यानी कि हाइड्रा के अंदर। और एक वक्त ऐसा आया जब हमें इस पूरी की पूरी सिचुएशन को हैंडल करना था और इस पूरी की पूरी जगह को टेक डाउन करना था। और इस पूरी की पूरी स्ट्राइक टीम को, जिसको वहां पे इस पूरे के पूरे मिशन को बंद करने के लिए भेजा गया था, उसको लीड कर रहा था मेरा एक जबरदस्त किस्म का एजेंट, जो कि हमारे अंदर सबसे ज्यादा बेस्ट एजेंट माना जाता था। लेकिन अगले बार हम देखते हैं कि टास्क मास्टर जैसे ही यहाँ पे अंदर घुसता है, अचानक वो अपने घुटनों पे गिर जाता है और वो कहती है कि वो क्या तुम ठीक हो, क्या हो गया है तुम्हें? तो कहता है कि मुझे याद आ रहा है,
मुझे याद आ रहा है कि मैं इस जगह पे पहले आ चुका हूँ। लेकिन वहीं से निक फ्यूरी बताते हैं जिसको लीड कर रहा था मेरे सारे के सारे एजेंट्स में से सबसे बेस्ट एजेंट टोनी मास्टर्स। तो वहीं से स्टीव रॉजर्स बोलते हैं कि टोनी मास्टर्स यानी कि टास्क मास्टर, मतलब तुम ये कहना चाह रहे हो कि टोनी मास्टर्स यानी कि टास्क मास्टर जो है वो शील्ड का आदमी हुआ करता था पहले। तो निक फ्यूरी बोलते हैं तुम बिल्कुल ठीक समझ रहे हो स्टीव। लेकिन वहीं से हम देखते हैं कि बेसिकली टास्क मास्टर को भी आहिस्ता आहिस्ता इस जगह को देख के अपनी यादें आना शुरू हो चुकी हैं और वो कहता है कि यहाँ पे किसी किस्म की बैटल हुई थी, मैं कुछ और लोगों के साथ मौजूद था वर्सेस केमिकली ऑल्टर्ड नाजीज, यहाँ पे कुछ ऐसा चल रहा है। लेकिन वहीं से मर्सिडीज बोलती कि लगता है कि तुम्हारी बातें सुन के कि तुम इस तरह के मिशन पे अक्सर ही आते रहते हो। नहीं, मे बी ये शायद उनसे कुछ ज़्यादा ही अलग है। मे बी ये वो सबसे बड़ी खतरनाक चीज़ है जिसके बारे में मैं इतनी टाइम से वरीड कर रही थी, जिसके बारे में मुझे इतनी ज़्यादा चिंता हो रही थी। हेलो, सीरियसली क्या तुम यहाँ पे सब कुछ जो मुझे दिखा रहे हो क्या ये सच में सीरियसली हो रहा है? और हम देखते हैं कि अगले पल यहाँ पे वो लोग एक ऐसी जगह के अंदर एंटर होते हैं जहाँ पे अजीब व गरीब कैप्सूल्स हमें नजर आ रहे होते हैं और वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा सा हमें दिमाग नजर आ रहा होता है जो कि एडोल्फ हिटलर का है। और इसी तरह हम देखते हैं कि इस पूरे के पूरे कैसल के बाहर यहाँ पे हमें एक हेली कैरियर नजर आ रहा है और हम देखते हैं कि इस पूरे के पूरे हेली कैरियर के अंदर वो सारे के सारे लोग मौजूद हैं जो कि इस वक्त टास्क मास्टर की सुपारी को लेकर यहाँ पे आए हुए थे। वो सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशंस, वो सारे के सारे लोग एक ही टेबल पे बैठ के इस वक्त की सारी मीटिंग कर रहे हैं। और हम देखते हैं कि बेसिकली वो लोग इस बात को बताते हैं कि वो लोग जो है इतने टाइम से टास्क मास्टर के ऊपर नजर रखे हुए थे, वो टास्क मास्टर को यहाँ पे लाना चाहते थे और वो लोग जो है बेसिकली टास्क मास्टर के जरिए उस और का पता लगाना चाहते हैं कि वो और कौन है। मतलब यही सारे के सारे लोग जो है ये और के कहने के ऊपर उसको नहीं मार रहे हैं बल्कि ये खुद और को निपटाना चाहते हैं टास्क मास्टर के जरिए, ताकि टास्क मास्टर जैसे ही और तक पहुंचेगा ये सारे के सारे लोग उस और को भी निपटा दें। क्योंकि और जो दरअसल सारे के सारे इन सारी की सारी सोसाइटीज का हेड है जो कि इनको लीड किया करता था अलग अलग मिशन के ऊपर। और वो बता दें कि किस तरीके से वो इतने टाइम से टास्क मास्टर को फॉलो करते हुए आ रहे हैं क्योंकि उसकी बेल्ट के अंदर एक जीपीएस ट्रैकर मौजूद है जो कि उन्होंने ही डाला था। और हम देखते हैं कि ये सब एक आदमी कर रहा होता है जो कि बताता है कि अब हमारी जो विक्ट्री बिल्कुल ना है, अब हमारा जितना बिल्कुल निश्चिंत है क्योंकि हमारा हर एक आदमी हर एक उस जगह के ऊपर मौजूद है जो इसकी हमें जरूरत थी। चाहे हम बात करें सीक्रेट सोसाइटी की, एम की, हाइड्रा की या सीक्रेट एम्पायर की, वो सारे के सारे लोग आज हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। और इन द मीन टाइम हमने वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा कर लिया जिसके जरिए और तक हम पहुंच सकते हैं। सो आई कुड टेंडेंशियली फॉर्ज देयर बाउंटी, तो इसलिए मैंने बहुत ज्यादा जबरदस्त तरीके से एक बाउंड्री को फॉर्ज करा और मैंने कुछ ऐसा दिखाया कि और ने बेसिकली टास्क मास्टर के ऊपर इस पूरी की पूरी बाउंड्री को लगाया हुआ है और टास्क मास्टर वो इतने टाइम से स्टीव रॉजर्स के लिए काम कर रहा है। और इसके जरिए मैंने उस एक आदमी को फोर्स कर दिया और तक पहुंचने के लिए जो कि उसकी आइडेंटिटी को जानता है और जो कि उसको ट्रैक कर सकता है, ताकि जब वो वहां पहुंचे तो हम उसके पास डायरेक्टली पहुंच सकें। और बहुत जल्द मिनियन इंटरनेशनल लिबर्टी फ्रंट जो है वो और उसकी पूरी की पूरी क्राइम ऑर्गेनाइजेशन को रीप्लेस कर देगी और उसकी जगह ले लेगी। और ये सब कुछ होगा अंडर माई लीडरशिप, रेड शर्ट द उबर हेंचमैन। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे हमें एक और नया तरीके का आदमी नजर आ रहा है जिसकी एक अलग तरह की ऑर्गेनाइजेशन है और वो अपनी एक जबरदस्त किस्म की इन सारे के सारे ऑर्गेनाइजेशन को मिला के एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहता है और इसलिए वो और का पीछा कर रहा है टास्क मास्टर के जरिए। लेकिन वहीं से हम देखते हैं कि एक आदमी पीछे खड़ा हुआ होता है साइबर निंजा के ग्रुप का और वो हंसना शुरू कर देता है। तो वो उसके पास आता है और कहता है, एक्सक्यूज मी, क्या तुम्हें हंसी आ रही है? तो कहता है कि आई एम सॉरी, लेकिन क्या हमें यहाँ पे मौका नहीं मिलना चाहिए अपना खुद का एक कोड नेम चूज करने के लिए? क्या मतलब तुम जानते हो कि ये कितना ज्यादा इस वक्त फनी है? तुम लोग को क्या हंसी नहीं आ रही है यहाँ पे? तो कहता है कि इसके अंदर हंसने वाली क्या बात है? तो कहता है कि वेल आई मीन मैंने टीवी के ऊपर देखा है द टर्म रेड शर्ट का मतलब क्या होता है और ये कहाँ से आया है। तो कहता है कि मैं टीवी नहीं देखता हूँ। तो कहता है कि ओ कम ऑन, मैंने देखा है कि किस तरीके से तुम सारा का सारा दिन अपने मोबाइल के ऊपर यूट्यूब वीडियोस देख रहे होते हो और हुलो को वॉच कर रहे होते हो, वो मैंने देखा है। अब इसका ये मतलब नहीं कि अगर तुम इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हो तो तुम्हें टीवी के बारे में कुछ नहीं पता, वो दोनों एक ही चीज़ हैं। और क्या इस पूरी की पूरी नई सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर जो नाम हमें रखना है उसके ऊपर हमें वोटिंग नहीं कर लेनी चाहिए? मतलब क्या तुमने इस बात को रियलाइज करा है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन का जो इनिशियल वर्ड्स हैं वो मिल्फ बनते हैं? आई मीन सीरियसली मिल्फ। क्या तुम इसके बारे में सोच के देखो एक मिनट के लिए। लेकिन हम देखते हैं कि वो यहाँ पे उसको बहुत ज्यादा खामोशी और सीरियसनेस से देख रहा होता है। तो वो आदमी अगले पल कहता है, अच्छा तो मुझे लगता है कि अब तुम मुझे शायद जान से मारने वाले हो, क्या मैंने ठीक कहा? और अगले पल हम देखते हैं कि वहाँ पे रेड शर्ट हेंचमैन जो होता है वो बेसिकली अपनी तलवार निकाल के उसके सर को धड़ से अलग कर देता है। जैसा कि मैं तुम लोगों से कह रहा था कि एक बार अगर टास्क मास्टर अपने पूरे के पूरे काम को पूरा कर दे जिसकी हमें उससे जरूरत है तो उसके बाद टास्क मास्टर के जिंदा रहने का कोई मकसद ही नहीं, हम उसको एलिमिनेट खुद कर देंगे। थैंक्स टू अवर पीपल, हमारे पास यहाँ पे ब्लैक चॉपर ग्रुप के कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि ऐसे खतरनाक फाइटिंग स्टाइल्स को फॉलो करते हैं जिसको इतनी जल्दी टास्क मास्टर के लिए सीखना वो बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। और इसी तरह हम देखते हैं कि वहीं से निक फ्यूरी बताते हैं कि जैसा कि हमें सारी की सारी बातों के बारे में पता चला कि इस तरह का एक किला चल रहा है, तो मुझे भी इस तरह के एक और दूसरे ऑपरेशन के जरिए वहां पे जाने का मौका मिला जो कि मैं उस वक्त CIA के साथ कर रहा था। वो पूरा का पूरा हेट मॉन्गर के नाम से जो विलन मौजूद था जो कि अपने सारे के सारे इस तरह के ग्रुप को चलाया करता था, वो एक साउथ अमेरिकन सिटी सैन गुस्टो के अंदर रहा करता था। और इसके लिए मैंने रीड रिचर्ड और उसकी फैमिली का साथ लिया था ताकि हम लोग जाके उसका पर्दाफाश कर सके। और फैंटास्टिक फोर जब वहां पे पहुंचे तो उन्होंने इस बात को डिस्कवर करा कि हेट मॉन्गर कोई और नहीं बल्कि दरअसल एक एडोल्फ हिटलर ही है, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि वो उसका क्लोन है।
और हमें तब जाके ये बात पता चली कि वो जो खतरनाक किस्म का साइंटिस्ट था वो इतने टाइम से जो है यहाँ पे हिटलर के क्लोन्स को बेसिकली स्टॉक पाइल करने की कोशिश कर रहा है। और हिटलर के दिमाग जो है वो बेसिकली काफ़ी डेकेड से उसके पास मौजूद है, जिसके जरिए वो ये सारी की सारी क्लोनिंग करके अलग अलग हिटलर जैसे लोगों को बनाने की दोबारा कोशिश कर रहा था। और उसी तरह टास्क मास्टर भी बताता कि मैं और मेरी टीम यहाँ पे इस कैसल के अंदर आए थे और उसको चीरने की कोशिश करी थी, लेकिन जब हम लोग एक बार यहाँ पे पहुंचे तो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा भगदड़ मच चुकी थी और हमारे निकलने का कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा था। मेरे सारे के सारे लोगों ने ओडेसा मास्टर को जो है पिन डाउन करने की कोशिश करी थी और उसको पकड़ लिया था, जबकि मैं जो उसके साइंटिस्ट गॉडसच से जाके खुद बात कर रहा था। लेकिन जब तक मैं वहां पहुंचा तो उस डॉक्टर को एक गोली लग चुकी थी, लेकिन अभी भी वो जिंदा था और उससे मैं कुछ बातों के सवालों के जवाब निकाल ही सकता था। और वैसे भी वो अपनी पूरी की पूरी स्कीम को बताए बगैर वो मरने तो वाला ही था ही नहीं, क्योंकि वो एक फ्रीगन नाजी था और नाजीज हमेशा मरने से पहले भी इस बात को प्रूव करके जाते हैं कि किस तरीके से वो सारे के सारे लोगों और खासकर अमेरिकन के ऊपर बहुत ही ज्यादा सुपीरियर है। तो इसलिए उसका मुंह तो बंद होना नहीं था। और वहीं से हम देखते हैं कि वो साइंटिस्ट बेसिकली टोनी मास्टर्स को बताता है कि नेचर वर्सेस नेचर, दैट इज द एज। ये जो एक बहुत ज्यादा पुरानी प्रॉब्लम चल रही है हमारे बीच में। द थर्ड रीच फेल्ड हो गई है, लेकिन इसलिए नहीं कि हमारे अंदर प्योर आर्यन ब्लड मौजूद है, लेकिन इसलिए क्योंकि हमने अपनी सोसाइटी को बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करी है। हमने अपने सोसाइटी के अंदर ऐसे जैसे फंडामेंटल्स को डाल दिया है जो कि अब तुम उनसे कभी निकाल नहीं सकते हो, तुम उनकी सोच को बदल नहीं सकते हो। लेकिन इस बात को याद रखना कि भले ही थर्ड रीच फेल क्यों नहीं हो गई हो, हमारी जो फोर्थ रीच आने वाली है वो सारी की सारी उस नॉलेज के साथ आएगी जो कि हमारे प्योरेस्ट आयरन ब्लड के अंदर मौजूद है। एडोल्फ हिटलर हिमसेल्फ, वो उसी के वोम से पैदा होने वाले हैं। अब के बाद हमारी पूरी की पूरी जनरेशन वो एडोल्फ हिटलर के ही डीएनए से बनने वाली है। वो सारे के सारे बच्चे सुपरमैन होने वाले हैं, नॉट जस्ट फिजिकली बट मेंटली भी। मैंने एक जबरदस्त किस्म का प्राइमर जो है वो डेवलप करा है जो कि दिमाग के पोटेंशियल हिस्सों को अनलॉक कर देता है, जिसके जरिए दिमाग नॉलेज को इस तरीके से एब्जॉर्ब करने लगता है जिस तरह से स्पंज पानी को एब्जॉर्ब करता है। ये पूरी की पूरी मॉडिफिकेशन जो कि एक एस्टेरॉइड की तरह काम करेगी, ये इंसान के फिजिकल और मेंटल पोटेंशियल को इस तरीके से अनलॉक कर देगी और वो हर एक नॉलेज को बहुत शॉर्ट टर्म के अंदर हासिल कर पाएगा। और वहीं से वो डॉक्टर बता रहा है कि किस तरीके से काफी सालों के एक्सपेरिमेंटेशन के बाद मैंने जो रेड ऑफ हिटलर की यहाँ पे दिमाग के हिस्सों को जमा करके रखा हुआ है, उसकी पूरी की पूरी क्वालिटीज को जो जमा करके रखा हुआ है, एक बार जब ये मैंने फॉर्मूला अपने लोगों के अंदर लगा के छोड़ दिया तो वो जो है सारी की सारी चीजों को ऐसे एब्जॉर्ब करेंगे कि जैसे वो खुद ही हिटलर हैं। और मैंने ये एक्सपेरिमेंट करके देखा है कुछ लोगों के ऊपर और वो बहुत ज्यादा समझदार तरीके से सक्सेसफुल भी नजर आया है। और वहीं से टोनी बताता है कि मैंने उसके इस सारी की सारी बातों को सुना था और देखा भी था कि किस तरीके से उसी टाउन के अंदर उसने कुछ लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करा था और वो बिल्कुल बदल चुके थे। उनके जो स्किल्स है वो बहुत ज्यादा तेजी से डेवलप हो गए थे और ये प्राइमर काम करता था। और इसका मतलब ये था कि जो कुछ भी वो कहने की कोशिश कर रहा था, जो कुछ भी वो करने की कोशिश कर रहा था, वो ऑलरेडी कर चुका था और वो यहाँ पे जो बातें कर रहा था वो कोई ब्लफ नहीं था। लेकिन इन द मीन टाइम में जब मैं ये सारी की सारी बातें उस डॉक्टर से उगलवा रहा था, किसी ने अचानक उस चीज को शॉर्ट कर दिया जो कि उनको नहीं करना चाहिए था। पूरा का पूरा कैसल जो है उस धमाके के अंदर आ गया और वो बहुत जल्द बर्बाद होने वाला था। उस डॉक्टर के पास वो चांस कभी मौजूद था ही नहीं कि वो उस फॉर्मूले को फौरन से रेप्लिकेट कर पाता, और वो जो सारे के सारे उसके पास नोट्स मौजूद थे वो भी बहुत जल्द अब इस आग के अंदर जलने वाले थे। लेकिन इतनी देर हम देखते हैं कि वहां पे एक एजेंट आती है और कहती है कि टोनी तुम यहाँ से फौरन बाहर निकलना होगा, ये कैसल गिरने वाला है। टोनी क्या तुम मुझे सुन रहे हो? लेकिन हम देखते हैं कि अगले पल बेसिकली टोनी मास्टर जो होता है वो उस पूरे के पूरे सिरम को अपने ही अंदर लगा लेता है और कहता है कि आई एम सॉरी। तो वहीं से मर्सिडीज बोलती है कि हाँ मैंने इस पूरी की पूरी चीज के बारे में एक आर्टिकल के अंदर एक बार जरूर पढ़ा था। लॉन्ग टर्म एक्सपोजर जो है वो तुम्हारे हिप्पोकैम्पस को जो है डैमेज कर देता है और ये तुम्हारे दिमाग का वो पार्ट होता है जो कि तुम्हारी मेमोरीज को एक साथ जोड़ता है। तो इसलिए अब जाके सारी की सारी बातें समझ में आ रही हैं कि तुम अपनी आखिरकार उन एक्सपेक्ट मेमोरीज को एक्सेस करने में इतना ट्रबल क्यों महसूस करते हो। ये सारे के सारे कैनिस्टर जो हमें यहाँ पे नजर आ रहे हैं ये पूरी की पूरी एक्सप्लोजन के अंदर जरूर खुल गए होंगे। जीज ये सारे के सारे हिटलर मेमोरीज का जो जूस यहाँ पे गिर रहा है ये बहता हुआ उन सारे के सारे विलेजर्स के पास पहुंच गया होगा, और इसी की वजह से जो सारे के सारे विलेजर्स हमें नजर आए थे नीचे जो कि बिल्कुल हिटलर की तरह दिख रहे थे, वो इसलिए दिख रहे थे क्योंकि उनके अंदर भी कहीं ना कहीं हिटलर का डीएनए मौजूद है। तो वहीं से टोनी अपना सर पकड़ लेता और कहता है कि मैं हमेशा से चाहता था कि मैं बेस्ट बनूं और इसलिए मैंने उस सारी की सारी चीज को अपने अंदर इंजेक्ट कर लिया, लेकिन उस पूरी की पूरी चीज ने मेरी सारी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। तो मर्सिडीज उसके पास आती है और कहती है कि मे बी तुम इस चीज को चेंज कर सकते हो, मे बी तुम एक गुड गाय बन सकते हो दोबारा से। तो कहता है कि नहीं मैं जानता हूं कि मैंने अपनी जिंदगी के अंदर बहुत ज्यादा हॉरिबल चीजें करी हैं, वो सारी की सारी चीजें जो मैंने करी हैं उनको मैं महसूस कर सकता हूं कि वो कितनी बुरी हैं, लेकिन मैं उनको याद नहीं कर पा रहा हूं। तो वहीं से मर्सिडीज आके बोलती कि तुम्हें ये सब याद करने की कोई जरूरत भी नहीं है क्योंकि तुम्हारे लिए सब कुछ याद रखता है दी और वो सब कुछ जानता है। तो वहीं से वो बोलता है कि जरा एक मिनट तुमने अभी क्या कहा? तो वहीं से वो कहती है कि और सारी की सारी बातें जानता है, वही तुम्हारी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन को इस्तेमाल कर रहा है ना जो कि तुम्हारे पास से जुड़ी हुई है ताकि वो तुम्हें मैनिपुलेट कर सके। लेकिन अगली बार हम देखते हैं कि टास्क मास्टर की मेमोरी एकदम से खड़कती है और उसको वही बात याद आती है जब वो उस टेलीफोन के ऊपर बात कर रहा था जहाँ पे उसको आवाज आती है कि दिस इज द हब और हमने तुम्हारी नेक्स्ट जॉब को अरेंज कर दिया है। और वहीं से वो बोलता है कि मुझे नहीं पता कि मैं कौन हूँ। तो वहीं से अगले बार उसको यही आवाज आती है तुम्हें अपने आप को जानने के लिए कोई रीजन चाहिए भी नहीं क्योंकि तुम्हारे बारे में सब कुछ वो जानता है और सब जानता है। और यही सेम बात अभी मर्सिडीज ने बोली। लेकिन वहीं से स्टीव रॉजर्स बोलते हैं कि वेट अ मिनट तो तुम क्या मुझसे वो कहने की कोशिश कर रहे हो जो कि मैं इस वक्त सोच रहा हूँ? तो निक फ्यूरी बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल।
तो वहीं से स्टीव रॉजर्स बोलते हैं कि टास्क मास्टर कि अब तक वो जितना भी सब कुछ करते हुए आया वो हमारी साइड के ऊपर था। तो निक फ्यूरी बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल तुम ठीक समझे। तो स्टीव रॉजर्स बोलते हैं कि आई मीन मैं इस बात को जानता हूँ कि फेड्स ने उसको हायर करा था ताकि वो जॉन वॉकर को जो है ट्रेन कर सके, ताकि वो मुझे रिप्लेस कर सके। और मैं इस बात को भी जानता हूँ कि एवेंजर्स इनिशिएटिव के अंदर उसने कैम्प महमूद के अंदर बहुत ज्यादा रिक्रूट्स को भी ट्रेन किया है। लेकिन क्या तुम सच में ये भी कहना चाहते हो कि किस तरीके से वो ऑल द टाइम जब हमें मारने की कोशिश कर रहा था तो उसके पीछे तुम लोग मौजूद थे? सारे की सारी चीजें जो हमारे खिलाफ करने की कोशिश करता है वो सिर्फ एक एक्ट था। ये सच में एक बहुत ही ज्यादा इररिस्पॉन्सिबल रेकलेस एक्ट है और क्या तुम इसको कवर करने की कोशिश कर रहे हो? तो वहीं से कहता है कि नहीं नहीं, वो जितनी बार भी तुम्हें मारने के लिए आया था वो सच में तुम्हें मारने के लिए आया था। ही वॉज रियली ट्राइंग टू किल यू। देखो यहाँ पे एक चीज है टास्क मास्टर के बारे में जो कि मुझे तुम्हें बतानी है कि ये जो सारी की सारी पावर्स उसके पास मौजूद है, इसका एक साइड इफेक्ट भी है। उसको इस बारे में याद ही नहीं रहता कि वो एक अच्छा आदमी है। उसको ये बात याद ही नहीं रहती कि वो हमेशा से एक अच्छा ही आदमी था। असल में जो सारी की सारी खराबी है वो उसके हैंडलर के अंदर है, जो कि उसको एक बंदूक की तरह एम करके फायर करवाती है। वही सारी की सारी इन्फॉर्मेशन उसको पास करती है, वही सारी की सारी इंटेल को गैदर करती है और उस तक पहुंचाती है। तो स्टीव रॉजर्स बोलते हैं कि अच्छा अगर ऐसी बात है तो मुझे बताओ कि आखिरकार उसकी हैंडलर कौन है। लेकिन अगले ही बार हम देखते हैं कि यहाँ पे टास्क मास्टर जो बेसिकली मर्सिडीज के शोल्डर के ऊपर अटैक करता है गन से, और वहीं से वो कहती है कि व्हाट द हेल, आखिरकार तुम्हारे साथ मसला क्या है? तो टास्क मास्टर बोलता है कि तुम्हारी आवाज, वो सारी की सारी बातें मेरे दिमाग में वापसी आ रही हैं। मैं तुम्हारी आवाज को पहचान चुका हूँ। तुम ही हो ना द हब, तुम ही हो जो कि और के लिए काम करती है। आखिरकार इन सारी की सारी बातों का मकसद क्या है? तुम उन सारे के सारे सवालों को मेरे पीछे लगा रही हो जबकि तुम उन सब के आंसर्स को जानती हो। आखिरकार तुम मुझे यहाँ पे किस किस्म की चीज के अंदर फंसाने की कोशिश कर रही हो? वहीं से मर्सिडीज बोलती है कि मुझे नहीं पता, जब भी तुम्हारे साथ हर बार ये चीज होती है तो ये हमेशा इसी तरह से होती है। क्या तुम्हें सच में याद नहीं है कि आखिरकार मैं कौन हूँ? तो टास्क मास्टर बोलता है कि क्यों ना तुम मुझे बता दो कि आखिरकार तुम कौन हो। हु आर यू मर्सिडीज मर्स्ट? और अगले वाले हम देखते हैं कि वहाँ पे मर्सिडीज रोते हुए उसको बोलती है कि मैं कोई और नहीं बल्कि मैं ही तुम्हारी वाइफ हूँ। और इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे मर्सिडीज जो है वही जो है दरअसल दी ऑर्ग है जो कि उसको सारी की सारी चीज़ों की तरफ पॉइंट आउट करके उससे सारे के सारे मिशंस करवाती है। और अब हमारे पास उससे बड़ा खुलासा यहाँ पे ये आया है कि ये मर्सिडीज यानी कि दी ऑर्ग दरअसल कोई और नहीं बल्कि वही जो है टास्क मास्टर की वाइफ भी है। टू बी कंक्लूडेड।